द सीनियर इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन थोड़ा हम चेंज करने जा रहे हैं आज से इसका टाइटल हम कर रहे हैं द 50+ इंडियंस, क्योंकि इंडिया में जो 60+ इंडियंस हैं उनकी बस्ती तो करीब समझिए 15 करोड़ होगी, लेकिन 50+ इंडियंस की जो आबादी है वो है ऑलमोस्ट 28-30 करोड़। आपको बता दूं कि यूएस की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 50+ में होती है। सेम इज़ द केस विद चाइना में करीबन 48 करोड़ लोग जो हैं वो 50+ के हैं। हमारी बस्ती चाइना से बीट कर गई चाइना को, लेकिन हमारी बस्ती करीब अभी भी वी आर लिटिल यंगर। हमारी बस्ती जो है अभी समझिए 28-30 करोड़ जो हैं लोग 50 के ऊपर हैं। ये लगातार परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 10 साल बाद ये परसेंटेज जो है वो 25% हो जाएगा, जबकि चाइना में 33 है, यूएस में 34 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिससे ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें, और शुरुआत करते हैं एक पुराने गाने से। चलिए। गुलजार जी को कौन नहीं जानता। ही इज़ नाउ 80+, मे बी 85 ऑल्सो, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी कविता करते हैं। एक छोटी सी कविता उनके मुँह से सुनते हैं तो सबको आनंद मिलेगा। सुबह होते ही तेरा मुझसे यूं रूबरू हो जाना, सुबह होते ही तेरा मुझसे यूं रूबरू हो जाना,
अब पूरा दिन मदहोशी में जाए तो मेरा क्या कसूर। बेनाम ही रख ले अपना रिश्ता, बेनाम ही रख लें अपना रिश्ता। नाम देंगे तो दुनिया बदनाम कर देगी। सूरत तो फिर भी सूरत है, सूरत तो फिर भी सूरत है। मुझे तो तेरे नाम के लोग भी अच्छे लगते हैं। खुशबू क्यों ना होगी मेरी गुफ्तगू में, खुशबू क्यों ना होगी मेरी गुफ्तगू में। मैंने कुछ वक्त गुजारा है एक फूल से शख्स के साथ। महसूस कर लो मुझे खुद में, बस इतना ही काफ़ी है। महसूस कर लो मुझे खुद में, बस इतना ही काफ़ी है। रूह के इश्क में आखिर मिलन जिस्म का ज़रूरी तो नहीं। लॉन्गिविटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। इंडिया के अंदर भी अब जो है वो 67-70 के बीच में पहुंच गई है। सब लोग आराम से 70 क्रॉस करने की उम्मीद कर सकते हैं। जो थोड़े वेल टू डू हैं दे कैन ईजिली लिव फॉर मोर देन 80। तो चलिए एक इसको सुनते हैं, इस वीडियो को। आपको आइडिया आएगा कि लॉन्गिविटी के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है जुग जुग जियो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा कोई जी नहीं पाता। 70 से ज्यादा की उम्र बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। ऐसे में अपनी जिंदगी को कैसे जुग जुग जियो वाली बनाएं, आइए आज उसी बारे में बात करते हैं। मेरे पिताजी की नानी माँ, जो कि 105 साल उन्होंने जीवन बिताया, उनके जीवन से मैंने कुछ बातें सीखी थी। और आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनके जीवन से भी जो बातें, वो सिमिलर सी बातें, वो बताती हैं कि अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, अगर आप एक रूटीन फॉलो करते रहें तो लाइफ में लंबा जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात कर रहे हैं जापानीज डॉक्टर शिकाकी हिनोहारा की, जिन्होंने 105 साल की उम्र जी और जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ समय पहले तक भी वो डॉक्टर के रूप में सर्विसेज दे रहे थे। उनके जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें, वो फॉर्मूला जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया और फिर विश्वास किया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 1970 की तारीख थी। डॉक्टर हिनोहारा तब 59 साल के थे। उन्होंने टोक्यो से फ्लाइट बोर्ड की और जैसे वो प्लेन में बैठे उन्हें मालूम चला कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। 4 दिन तक 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में हाथ बांध करके एक ही कुर्सी पर उन्हें बैठाए रखा। वो कहते हैं कि वो जो सिचुएशन थी, मेरे लिए, मैंने एज अ डॉक्टर उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा और ये समझा कि हमारी बॉडी टफ सिचुएशन को भी झेल सकती है अगर उसे टफ सिचुएशन में भेजा जाए। उन्होंने सीखा कि लाइफ में आपकी उम्र आपके आड़े नहीं आ सकती, आपका शरीर काफी कुछ करने में सक्षम है। पहली बात जो सीखने को मिलती है वो यही कि जितना लेट हो सके उतना लेट रिटायरमेंट लें। हमारे यहाँ पर 60, कई जगहों पर 65, कई जगहों पर 68, अलग अलग उम्र जो है वो सीमा तय की गई है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट ले भी लें तब भी कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप अपनी बॉडी को एक रिलैक्स जोन में लेकर के जाएंगे तो आपकी बॉडी को लगने लगेगा कि अब मेरा समय खत्म होने को आया, अपना टाइम अप होने को आया, और बॉडी उसी जोन में जाती जाएगी, बीमारियां आपको घेरने लगेंगी। इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हिनोहारा कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे, एक पेशेंट उन्हें देखने के लिए आया और पेशेंट जब उनसे मिलने आया तो वो चौंक गया कि इतने बुजुर्ग डॉक्टर मुझे देखने वाले हैं। तब मैंने उसे समझाया कि हमारे यहाँ पर अब एवरेज एज जो है जापान में वो 80 हो चुकी है, इसलिए 65 की उम्र में रिटायरमेंट जमता नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है, जीने के लिए खाएं ना कि खाने के लिए जिएं। आजकल जंक फूड हर किसी की लाइफस्टाइल बन चुका है। हमारा अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहा है। हम खाते जाते हैं, फिर बीमारियां घेरने लगती हैं। डॉक्टर हमसे कहता है आप कंट्रोल कीजिए। अगर हम पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे तो बीमारियां हम तक पहुंच नहीं पाएंगी। डॉक्टर हिनोहारा अपनी लाइफ में उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया था। वो सिर्फ 1 मील लेते थे और हल्का भोजन करते थे। वो कहते थे कि अगर आप लाइफ में लंबा जीना चाहते हैं तो अपने वजन पर ध्यान रखें, ओवरवेट ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात जो वो सिखाते हैं कि लाइफ में खुशियां ही आपको रिलैक्सेशन की तरफ ले जाती हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं तभी आप लंबा जी सकते हैं। डॉक्टर हिनोहारा कहते थे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। बचपन कितना प्यारा था, तब कोई रूल्स नहीं होते थे। कभी कभी हम खाना स्किप कर देते थे, कभी हम
कम सोते थे, कभी हम ज़्यादा सो लेते थे। कोई रूल नहीं होता था, हम अपने हिसाब से इंजॉय करते हुए लाइफ को जीते थे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारे रूल्स लेकर के आते हैं, एक रूल बुक को फॉलो करने लगते हैं और अपने अंदर के बच्चे को मारने लगते हैं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। चौथी बड़ी बात जो उन्होंने सिखाई, उनका एस्केलेटर में, लिफ्ट में, सब में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर हिनोहारा का कहना था कि हम डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को साइड करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। कई बार आप छोटे छोटे ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि वो डेयरी पर भी जाते हैं, दूध लेने भी जाते हैं तो कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करें, जितना हो सके स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करें। वो आपको अच्छा और फिजिकली फिट भी बनाएगा। एक बात मुझे याद आती है डॉक्टर हिनोहारा की, वो कहते थे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस नज़रिए से करिए कि आप समाज के काम आ सकें। उन्होंने जब हॉस्पिटल बनाया था तो इस तरीके से हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया था कि अगर कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसमें वो सोसाइटी की सर्विस कर पाए। वो कहते हैं कि 20 मार्च 1995 को वहाँ एक टेरर अटैक हुआ और 740 लोग उनके अस्पताल में पहुंचे। 740 में से 2 घंटे के अंदर उन्होंने पहले तो पता लगा लिया कि किस चीज़ से ये परेशान है, फटाफट से उस बीमारी का पता लगाया और एक व्यक्ति की जान गई थी। 739 जानें उन्होंने उस दिन बचा ली थी। वो कहते हैं कि अगर मेरा हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं होता, अगर मैंने ये सोच नहीं रखी होती तो शायद उन लोगों की जानें चली जाती। और आखिरी 5वीं सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर हिनोहारा की लाइफ से हमें सीखने को मिलती है, और वो अक्सर कहते थे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के ज़्यादा पागल ना बने, बहुत ज़्यादा सोचने ना लगें कि ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ में यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो जो समय मिला है वो अच्छे लम्हों को बनाने में, अच्छे लम्हे समेटने में बिताइए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में। कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना दौड़ने लगते हैं कि अपने रिलेशंस को, दोस्ती को ख़त्म करने लगते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए टाइम निकालें। और आखिरी में जाते जाते बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितना जिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की लाइफ में 60 साल तक, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता, बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं अपने करियर के पीछे, नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, और वो सारे लम्हे जीना भूल जाते हैं जिन लम्हों में आप अपनी खुशियाँ कैद कर सकते थे। और एक और बात कि 60 तक आप जिए तो अपने परिवार के लिए जिए, 60 के बाद जिए तो परिवार के लिए जिए, लेकिन क्या आप सोसाइटी के लिए जिए। डॉक्टर हिनोहारा की लाइफ यही सिखाती है। 65 के बाद उन्होंने खुद को एज ए वॉलंटियर देश को समर्पित कर दिया था और वो मरीजों की देखभाल करते थे, उन्हें ठीक करने में अपना समय बिताते थे। 105 साल जब तक वो जिए तब तक वो लोगों की सेवा करते रहे। डॉक्टर हिनोहारा को आज मैं प्रणाम करता हूं और ऐसे तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने शतायु अपना जीवन जिया है, 100 को पार किया है और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में कंटिन्यू किया है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और लंबा जीने के लिए हंसना हंसाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे मोटे जोक ज़रा सुनते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर एपिसोड में आपको थोड़ा हंसाया जाए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। सुनो जी, हमारी ना एनिवर्सरी आने वाली है और मैंने ना सारे दिन की प्लानिंग कर रखी है। हम सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर? लेकिन वहाँ तो मेरे जूते चोरी हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मंदिर में ना जूते चप्पल चोरी होने से ग्रह कटता है। लेकिन तुम तो आज तक सर पर सवार हो। बहाने मत बनाओ, मंदिर तो हम जाएंगे, भगवान से आके प्रार्थना करनी चाहिए हमें। उन्हीं की कृपा से हमारी शादी हुई और मुझे तुम मिले। उसी बात का तो अफसोस है। कुछ कहा? नहीं, मैंने कहा भगवान ही ऐसे दुर्लभ जोड़ियां बना सकता है। अच्छा हाँ, इस बार पहले से ही डिसाइड कर लेना कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। नहीं, लास्ट टाइम पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं तुम्हें क्या दूं। बहाना नहीं चलेगा। उस दिन ना मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। तो क्या उसके बदले में आज ही लड़ लोगी? और वैसे भी गिफ्ट लाता हूँ तो तुमको पसंद आता है क्या? कभी बोलोगी ये तो मेरे पास पहले से ही था, कभी बोलोगी मुझे इसका कलर पसंद नहीं है, कभी बोलोगी ये क्यों ले आए। देखो, गिफ्ट की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देता है। मुझे पता नहीं था, आखिर मेरी भी तो पहली शादी थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो पहली वाली शादी क्यों होते होते रह गई थी? वो मुझे अपने उंगलियों पे नचाना चाहती थी। और मुझसे क्यों कर ली?
क्योंकि मैं तुम्हारी उंगलियों पे नाचता हूँ। चलिए, आखिर में वक्त हो गया है फिल्मों का, और ब्लैक एंड वाइट फिल्में जो बनी हैं 65 से पहले, वो हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनके गाने जो हैं हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो जय भाई ठाकर के मुझसे सुनते हैं, एक 1954 की फिल्म का वो जिक्र कर रहे हैं, तो जय भाई ठाकर ऑन फिल्म्स। नमस्ते मित्रों। सन 54 की एक और फिल्म, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। समझे? फिल्म नौकरी, किशोर कुमार, शीला रामानी। शायद ये एक ही बार दोनों ने साथ एक्टिंग की है। बिमल रॉय ने ये फिल्म बनाई थी, और 50s में जो बेकारी जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था हिंदुस्तान में, उसकी काफ़ी अच्छी यहाँ झलक है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और दुख भी होगा कि भाई क्या हाल था लोगों का, जवानों का, जो पढ़ के कॉलेज से बाहर आते थे और नौकरी नहीं मिलती थी। तो इस फिल्म में किशोर कुमार जो है वो ग्रेजुएट है, उसकी बहन है बीमार, माँ है, छोड़ के छोटे से गांव में शहर जाता है नौकरी की तलाश में। ठीक है, कहानी ये तो बड़ी कॉमन हो गई। अब प्रॉब्लम ये होता है कि नौकरी नहीं मिलती काफ़ी अरसे तक। दोस्तों के साथ, अपने जैसे बेकारों के साथ वो रह के कोशिश करता रहता है। आखिर में उसे कलकत्ता में जो ये होता है, बम्बई में उसे एक नौकरी हासिल होती है, मगर वो अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो ठीक से वहाँ पहुँच नहीं पाता जॉब पर, और जॉब छूट जाती है। खैर, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करके फिर उसे जॉब मिलती है, मगर वो भी चली जाती है। तो ये बेचारी जो शीला रामानी जो है, जिसका बाप बड़ा कन्हैया लाल बोलता है नहीं, ऐसे बेकार के साथ तुम शादी नहीं करोगी, तो वो शीला रामानी भाग के बम्बई आ जाती है कलकत्ता से किशोर कुमार के साथ जीवन शुरू करने के लिए। तो इसमें लव ट्रायंगल नहीं है समहाउ, मगर संघर्ष है, बहुत सारा संघर्ष है, और किशोर कुमार ने काफ़ी संवेदनशील एक्टिंग की है। ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा।